हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसटी वाली क्लास। आज हम हिस्ट्री के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरी हैं। साथ में आंसर लिखने का सही तरीका भी सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से, जो कि 30 और 40 वर्ड्स में लिखने होंगे इनके आंसर, और 2 सॉलिड पॉइंट्स के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज ज़ोल्वेरिन स्टेट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो ज़ोल्वेरिन वाज अ कस्टम यूनियन, पहले बताएंगे आप। Formed in which year? 1834. Initiated by whom? Persia. और joined by the most of the German states. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे इट्स मेन ऑब्जेक्टिव was to bind German economically into a nation by abolishing tariff barriers and reducing the number of currency from over 30 to 2. क्लियर? ये इस तरह से आप आंसर जो है इसका लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड रोलेट एक्ट 1990 फेस यूनाइटेड ओपोजिशन फ्रॉम इंडियन लीडर्स? क्यों फेस किया ओपोजिशन इंडियन लीडर से रोलेट एक्ट ने, जो 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने हरीडली पास किया था? तो आंसर में 2 पॉइंट लिखने हैं आपने। द एक्ट वॉज पास्ड हरीडली थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स ने इनको अपोज किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इस एक्ट को पास कर दिया। ये लिखना जरूरी है इसके अंदर। इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। अब 2 साल के लिए उनको वो जेल में रख सकते थे बिना किसी ट्रायल के। तो ये हो गया हमारे 2 परफेक्ट इसके पॉइंट्स। क्लियर? अब जो है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? हाउ डिड मार्टिन लूथर किंग व्यू द पावर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मार्टिन लूथर वॉज डीपली ग्रेटफुल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस, स्टेटेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट है जो मार्टिन लूथर ने की है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है आपसे कि हु सेड दिस या कोटेड बाय हुम। तो मार्टिन लूथर, तो ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट का भी। और सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं ही बिलीव्ड प्रिंट वॉज ओनली way to spread the ideas of Protestant Reformation and challenge the corrupt practice of the Roman Catholic Church। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेज ऑफ भारत माता एंड पोर्ट्रेड बाय एज पोर्ट्रेड बाय द अबिंद्रनाथ टैगोर। तो अबिंद्रनाथ टैगोर ने पोर्ट्रेट किया था भारत माता को एज एन एसेस्टिक फिगर, जो एक सेंट का फिगर होता है ना, संत का। और जैसे हु इज काम कंपोज्ड डिवाइन स्पिरिचुअल। अब जैसे देवी का एक रूप होता है, वो एसेस्टिक फिगर होता है जिसमें साधु संत जिस वेशभूषा में रहते हैं उस वेशभूषा में उनको उन्होंने पोर्ट्रेट किया था। बहुत ही शांत, कंपोज, डिवाइन देवीय जो है चित्र वो था। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि दिस इमेज हेल्प्ड इन डेवलपिंग सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। क्यों? सभी जो है उस इमेज के साथ अपना अटैचमेंट, भारत माता है तो माता को सभी सम्मान करते हैं, तो अटैचमेंट फील की उन्होंने, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इसी वजह से लिखा है। डिवोशन टू मदरलैंड, अपने देश के लिए जो है समर्पण की भावना, विच बिकेम अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। तो ये सिग्निफिकेंस था इमेज ऑफ भारत माता का। मेंशन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या इफेक्ट थे ग्रेट डिप्रेशन के इंडियन इकोनॉमी में? तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंडियाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट नियरली हाफ्ड बिटवीन ईयर्स का ध्यान रखें, ईयर्स में आप कंफ्यूज ना हो। 1928 टू 1934 लीडिंग द क्रैश, एग्रीकल्चर प्राइस जो है एकदम ड्रॉप हो गए थे। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे पीजेंट फेल डीप इनटू डेट, कर्जे में फंस गए थे। दे हैड पे लैंड रेवेन्यू डिस्पाइट हैविंग नो इनकम, उनको रेवेन्यू तो पे करना ही था, उनकी तो इनकम थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको रेवेन्यू पे करना था। लीडिंग द फाइट स्प्रेड रूरल डिस्ट्रेस, काफी लो जो लोग थे वो टेंशन में थे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है द पोर्टेबल एक्सपेंशन ऑफ प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ 3 एग्जांपल्स। तो टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द expansion of print created a new culture of reading,
We can look at how books became accessible to the common man, moving beyond the elite circles. Here are the three examples. आंसर की शुरुआत आप यहां से करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है आपका राइज ऑफ द रीडिंग पब्लिक. ये हेडिंग है आपकी, अंडरलाइन करना है आपने इसको. बिफोर द प्रिंट revolution, reading was restricted to aristocratic and the priestly classes. जब तक प्रिंट इवोल्व नहीं हुआ था तब तक जो रीडिंग है, माने कि बुक्स कौन रीड कर सकता था? सिर्फ एरिस्टोक्रेट, जो एलीट क्लास के लोग थे, बड़े रिच पीपल, और प्रिस्ली, जो रिलीजियस वगैरह, जो पोप वगैरह थे, वही. प्रिंट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, और प्रिंट के आने से ज्यादा से बल्क में बुक्स छपने लग गई. तो इस वजह से जो कॉस्ट थी, जो पहले बुक महंगी थी, अमीर लोग ही पढ़ पाते थे, अब उनकी कॉस्ट क्या हो गई? रिड्यूस होगी. तो उसका जो है असेसिबल तो होगी ना वो लोगों तक. अब गरीब लोग भी उनको खरीद कर पढ़ सकते हैं. मेकिंग देम अवेलेबल टू द वाइडर ऑडियंस. क्यों वाइडर ऑडियंस तक क्यों पहुंचने लगी? क्योंकि वो सस्ती हो गई और लोग उनको खरीद सकते थे. दिस ट्रांजिशन सोसाइटी फ्रॉम an oral culture where people listen to text, read aloud, to a reading culture where individual read for themselves. पहले क्या होता था? जिनके पास बुक्स थी और जो पढ़ना चाहते थे वो सुनकर ज्ञान लेते थे. अब बुक्स आ गई हैं तो असेसिबल है, लोगों के पास खरीद सकते हैं क्योंकि सस्ती हैं, और अब खुद पढ़कर उसको समझने लगे. एक ये पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप? न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर. नए जो है लिटरेचर आए मार्केट में, जिन्होंने अट्रैक्ट किया दोज हु डिड नॉट रीड हाई लेवल फिलोसफी और न्यूज. प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग बैलड्स, फोक टेल्स, एल्मनेक जो कैलेंडर होते हैं, अर्ली कैलेंडर, फोक टेल्स जो कहानियां होती हैं, लिखना शुरू किया. लोगों के इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है चीजें वो अब छपना शुरू हो गई. These were often illustrated with pictures, इन पर पिक्चर भी बनी होती थी, and were sold by peddlers in the villages. peddlers कौन होते हैं? जो फेरी वाले होते हैं, गली गली में जाकर जो किताबें थी वो बेच रहे थे. Bringing the world of print to the doorstep of the rural poor. अब जो है लोगों को मार्केट में जाकर महंगी बुक खरीदने की जरूरत नहीं थी. पेडलर्स खुद गांव में आ रहे थे, लोगों को उनके डोर स्टेप्स पर बुक प्रोवाइड करने के लिए गरीब लोग भी खरीद सकते थे. थर्ड पॉइंट क्या होगा? द रीडिंग मेनिया. रीडिंग मेनिया बाय 18th सेंचुरी लिटरेसी रेट रोज सिग्निफिकेंटली, क्योंकि भैया बुक्स की तो बाढ़ आ चुकी है, मास में जो है बुक प्रिंट हो रही हैं अक्रॉस द यूरोप, तो लिटरेसी रेट बढ़ने लगे. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन रहा है यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप में, कब रोज होने लग गया सिग्निफिकेंटली? तो 18th सेंचुरी. दिस लेड टू द रीडिंग मेनिया, माने कि लोग पढ़ने लगे. वेयर लाइब्रेरीज वर सेटअप, न्यूज़पेपर बिकेम द कॉमन हो गए यहाँ पर. इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर्स, ट्रेड, इवन साइंटिफिक डिस्कवरीज लाइक दोज इसैक न्यूटन जो है प्रिंटेड, अलाउइंग कॉमन पीपल टू एंगेज लॉजिक, रीजन, पब्लिक डिबेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार ऐसा हुआ जो लोग लॉजिकल बातें करने लगे, रीजनिंग की बातें करने लगे कि ऐसा है तो क्यों है, वाई. नाउ दे स्टार्टेड टू आस्क द क्वेश्चंस. पूछना शुरू कर दिया कि अगर हमारे ऊपर राजा का रूल है तो राजा को ये अधिकार किसने दिया कि वो हम पर रूल कर सके? राइट. तो ये जो लोग हैं अब अवेकन होने लग गए कि ऐसा है सोसाइटी में, तो ऐसा क्यों है? और जब ऐसी चीजें आ जाती है सोसाइटी में तो चेंज शुरू हो जाते हैं. तो ये हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस तरीके से क्लियर. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 1830 वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ 3 आर्ग्यूमेंट्स. ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई ने पूछे हुए हैं. मैं आपको वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ और ये सारे एनसीईआरटी से ही लिए हुए क्वेश्चंस हैं. तो एनसीईआरटी आपका बेस है तो उसको ध्यान से पढ़ें. तो इकोनॉमिक हार्डशिप के थे 1830 ऑफ यूरोप में. कैसे जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था,
एक्सप्लोजन होने से क्या होगा, 19th सेंचुरी में सो द एनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, और फिर पॉपुलेशन होने से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ना, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ नहीं रहा है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो काम की कमी हो गई। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, गांव से लोग शहरों की ओर आ रहे थे, किस लिए, काम की तलाश में, क्योंकि गांव में तो काम रहा ही नहीं। पीपल फ्रॉम द रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द सिटीज इन द सर्च ऑफ व्हाट, जॉब्स, रिजल्टेड ओवर क्राउडेड स्लम्स एंड पुअर लिविंग कंडीशन। तो ऐसे में क्या होगा, हाउसिंग कॉलोनीज वगैरह तो सेटअप हो ही नहीं थी, कोई सिटी वेल प्लान भी नहीं था, तो लोगों के पास काम नहीं था, तो स्लम में रहने लगे। अब कोई भी प्रॉपर वे में कोई लिविंग कंडीशन लोगों की नहीं थी। सेकंड कारण ये हो गया। शिफ्ट कंपटीशन, स्टिफ कंपटीशन, स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था इंग्लैंड में। अब जो मैन या जो लोग जो है थे, हैंड प्रिंटिंग था, हैंडीक्राफ्ट का सामान जो था, अब जो स्मॉल आर्टिजन्स थे धीरे धीरे उनका काम खत्म होने लग गया, क्योंकि सारा काम मशीनों में बनने लग गया। तो जो वीवर्स थे इससे हार्डली हिट हुए थे। तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन, स्पेशली इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वीमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है मास पार्टिसिपेशन, जो है लार्ज स्केल पर महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, वो घरों से बाहर आई सुनने के लिए महात्मा गांधी को, और मार्चेस वगैरह में जो है उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में पार्टिसिपेट उन्होंने किया। और डिफेंस ऑफ लॉज माने कि डिसोबे किया, डिफेंस माने डिसोबे किया लॉज को, ठीक है। और वुमेन पार्टिसिपेटेड इन मैन्युफैक्चरिंग सोल्ट, कानून बनाया मतलब कि जो नमक का कानून था, जो सरकार ने सोल्ट लॉ बना रखा था उसको तोड़ा, तो उन्होंने भी मैन्युफैक्चर किया सोल्ट को। और पिकेटिंग फॉरेन क्लोथ्स, लिकर शॉप्स का घेराव किया, और मैनी इवन वेंट टू जेल। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, चेंजिंग प्रिसेप्शंस, क्या प्रिसेप्शन चेंज किए, समाज में जो प्रचलित विचारधाराएं थी उनको क्या चेंज किया। फॉर फर्स्ट टाइम विमेन बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी, पवित्र ड्यूटी है हमारे देश को सेवा करना। और ऑल्दो देयर सोशल स्टेटस विद इन द हाउस होल्ड डिडंट चेंज इमीडिएटली, अचानक से चेंज नहीं हुआ, जो समाज में स्टेटस था, गांधी जी ने भी जो है उनके सिंबॉलिक प्रेजेंस के लिए ही उनको जो है अपने जो भी मूवमेंट थे उनमें, ये लिखा हुआ है हमारी बुक में कि सिंबॉलिक प्रेजेंस के लिए ही उनको जो है महिलाओं को जो है बुलाया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए उनको। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द प्रिंट रेवोल्यूशन लेड द ग्रोथ ऑफ न्यू रीडिंग पब्लिक इन यूरोप। तो न्यू रीडिंग पब्लिक कैसे आई, ग्रोथ कैसे हुई न्यू प्रिंट रेवोल्यूशन से, कैसे पॉसिबल हुआ ये। नंबर 1, रिड्यूस हो गया कॉस्ट, क्यों, क्योंकि बल्क में जो है बुक्स प्रिंट होने लगी, उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई। क्लियर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंक्रीज एसेसिबिलिटी, लोगों के पास पहुंचने लगी, और रिड्यूस से जो है शिफ्ट हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, ये हमारे पास आगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फोकस करना है, 5 मार्क्स के होंगे, 5 पॉइंट्स लिखने होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बेस्ड पर होंगे आपके, या कंपैरिजन बेस्ड पर भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कंपैरिजन बेस पर आगे क्वेश्चन, 5 पॉइंट्स में आपको कंपैरिजन करना है लॉन्ग क्वेश्चन में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नॉन कोऑपरेशन के साथ। नंबर 1 पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, बेसिक ऑब्जेक्टिव। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एम्ड स्वराज एम था नॉन कोऑपरेशन का, और सिविल डिसोबीडियंस का क्या एम था, लॉन्च किया गया था फॉर वोट, पूर्ण स्वराज के लिए। अब स्वराज सेल्फ रूल और दूसरा पूर्ण स्वराज, अब इसके मतलब क्या है। स्वराज का मतलब है तो डोमिनियन स्टेटस में रहेंगे, डोमेन रहेगा ब्रिटिश का और उसके अंडर में, माने कि मेन सब्जेक्ट ब्रिटिश के पास रहेंगे, और जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम है वो हमारी खुद की लोकल सरकार संभालेगी। लेकिन पूर्ण स्वराज में हम एक सोवरेन कंट्री होंगे, हमारे ऊपर किसी भी फॉरेन पावर का जो है अधिकार नहीं होगा, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर स्वराज और पूर्ण स्वराज के बीच में अंतर क्या है वो सबको समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमें, मेथड्स यूज, क्या मेथड यूज किए गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पीपल आस्क्ड ओनली टू नॉट टू कोऑपरेट नहीं करना है, किसी भी रूल को तोड़ा नहीं गया। और लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों को एनकरेज किया गया टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, कि कानून को तोड़ो, मानो ही मत, जो बना है ना
मानना भी नहीं है और उसको हमने तोड़ना है, जैसे कि नमक का कानून तोड़ा। अब थर्ड पॉइंट है डिफरेंशिएशन का, वो कैसे करेंगे? नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन। एनसीएम सो मैसिव मुस्लिम पार्टिसिपेशन ड्यू द खिलाफत इशू की वजह से कई मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, लेकिन सीडीएम माने कि सिविल डिसोबीडियंस में मुस्लिम पार्टिसिपेशन सिग्निफिकेंटली लो था। किससे? एनसीएम से। क्यों? क्योंकि कम्युनल डिस्टेंस बढ़ रही थी, हिंदू मुस्लिम जो विवाद है वो अब बढ़ रहा था मुस्लिम लीग की वजह से। और फोर्थ, रोल ऑफ वीमेन। सीडीएम में तो मच हायर था, मोर ऑर्गेनाइज लेवल पर जो है पार्टिसिपेशन था वुमेन का प्रोटेस्ट मार्चेज में, इसमें प्रोटेस्ट मार्चेज में, और मैन्युफैक्चरिंग सोल्ड कंपेयर टू एनसीएम में। और रिएक्शन ऑफ द स्टेट, ब्रिटिश रिस्पॉन्स सीडीएम was much more brutal, involving the large scale arrest and the banning the कांग्रेस को बैन तक कर दिया था, और लीडिंग द डायरेक्ट कॉन्फेडरेशन। ये इतना जो है इसमें एनसीएम में नहीं हुआ था जितना, ये एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नहीं था, हालांकि ब्रूटल तो था लेकिन इतना नहीं था। तो ये हो गया, ये तो क्वेश्चन नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारे पास डिफरेंशिएशन के पॉइंट। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन इंडियन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंट कल्चर का इम्पैक्ट कैसे पड़ा भारतीय सोसाइटी पर, समाज और धर्म सुधार कैसे हुए 19th सेंचुरी में। प्लेटफॉर्म ऑफ डिबेट्स, फर्स्ट पॉइंट बना सकते हैं हम इसको। प्रिंट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म इंटेंस डिबेट बिटवीन द सोशल रिफॉर्मर, हिंदू कंजर्वेटिव ओवर द इशू लाइक सती विडो। इसमें राजा राम मोहन राय, वो फर्स्ट पैराग्राफ से लाइन उठाई गई यहाँ से। और सेकेंड है स्प्रेडिंग आइडियाज, रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय यूज न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी टू स्प्रेड देयर आइडियाज अमंग द masses इन देयर लोकल लैंग्वेज। और मुस्लिम रिफॉर्मेशन में नॉर्थ इंडिया में उलेमा चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस यूज किया पब्लिश करने के लिए पर्शियन और उर्दू ट्रांसलेशन को और होली स्क्रिप्चर टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल रूल। तो हिंदुओं ने कैसे प्रोटेस्ट किया, जो हिंदू थे उनके जो है प्रिंट का कैसे इम्पैक्ट पड़ा, कैसे सुधार हुए। तो इसमें जो हमारा हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट में राजा राम मोहन रॉय ने क्या क्या किया, संवाद कौमुदी, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे कि समाज में सुधार जो रिफॉर्म्स हैं वो किए गए। इसी तरह से मुसलमानों का ये पॉइंट एक हो गया, 3 पॉइंट हो गए। और फोर्थ पॉइंट आप बना सकते हैं कास्ट क्रिटिक बुक्स लाइक, जैसे ज्योतिबा फूले है गुलामगिरी में सोशल और रिफॉर्म्स रिलीजियस दोनों पूछे हैं ना। तो ये 3 पॉइंट तो रिलीजन से हो गए। एक सोसाइटी में सुधार है, सोसाइटी में सुधार के लिए जो कास्टिज्म है उसके अगेंस्ट में चीज़ें लिखी गई, गुलामगिरी लिखी गई। ये सारे जो क्वेश्चन हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं आपके। हाईलाइटेड द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। और जो लास्ट पॉइंट है कनेक्टिंग द नेशन, न्यूज़पेपर जर्नल्स कनेक्टेड पीपल अक्रॉस डिफरेंट रीजन को ज्वाइन किया, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी कॉमन जो है ग्रेवियंसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो एक पैन इंडिया आइडेंटिटी बनी इन न्यूज़पेपर से और लोग एकजुट हुए अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ये हमारा हो गया नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। अब लास्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसी के साथ यहाँ पर इटली भी है। ठीक है, इटली भी यहाँ से आपने पढ़ना है। और एक क्वेश्चन और है इसमें कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का। और इसके जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, नेपोलियन का भी आपने यहाँ से पढ़ना है। बाल्कन रीजन भी है। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट से सारे पढ़ने हैं आपने। यहाँ पर जितने मुझसे सोल्व हो पाए मैं यहाँ पर ले आई, लेकिन एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट के तो आपने सारे लर्न करके ही जाने हैं। तो यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में आंसर मैंने यहाँ पर फ्रेम कर रखा है। पहला आंसर का फर्स्ट पॉइंट क्या है, चीफ आर्किटेक्ट कौन था, ओटो वन बिस्मार्क था। कौन सी पॉलिसी फॉलो करता था जो है ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, रक्त और लोह की नीति फॉलो करता था कौन, ओटो वन बिस्मार्क।
The chief minister of Persia was architect who carried out the process with the help of the Persian army और bureaucracy. की वजह की सहायता से पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, उनकी सहायता से जो है उसने इस प्रोसेस को अंजाम दिया. किसको? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को. लीडरशिप ऑफ रशिया आफ्टर द फेलियर ऑफ 1848. 18th में है ये, लिख देना. जितनी जानकारी हो आपकी उतनी लिखना जरूरी है. 18th में 1848 की जो लिबरल रेवोल्यूशन हुई थी, जिसमें किंग ने जो है अपने राइट्स नहीं दिए थे असेंबली को, तो जहां पर एक आपकी पिक्चर बनती है जर्मेनिया फोलन, है ना, फोलन जर्मेनिया पिक्चर है ना, उसमें फोलन जर्मेनिया की भी कई बार वो भी पूछ ली जाती है कि वाई दिस कैरिकेचर इज मेड फोलन जर्मेनिया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. उसके पीछे यही है 18th में 1848 का, क्योंकि जब वो रेवोल्यूशन की थी लिबरल्स ने तो वो फेल हो गई थी. क्या सेटअप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सब्जेक्ट बना रहे थे, राजा को सब्जेक्ट बना रहे थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करे, लेकिन ये फेल हो गई थी. ठीक है. तो लीडरशिप ऑफ पर्शिया आफ्टर द फेलियर ऑफ 1848 जो रेवोल्यूशन है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन शिफ्टेड टू द पर्शियन मोनार्की. अब जो है पूरे जर्मनी को यूनिफाइड करने की इसके बाद जो है यूनिफिकेशन करने की जिम्मेदारी पर्शिया ने अपने हाथों में ली. पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन लिखा ही हुआ है यहाँ पर. बिस्मार्क ने फॉलो की पॉलिसी ऑफ ब्लड और आयरन की. मिलिट्री फोर्स और इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ से अचीव करना चाह रहा था वो अपने गोल को. 3 वॉर्स, अभी यहाँ पर ब्लड और आयरन जो रक्त और लोह की नीति है कि हाँ दोनों हैं इसमें. 3 वॉर्स, पर्शिया फोर्ट 3 वॉर्स 7 years अगेंस्ट द डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ. ऑल 3 ended with the what? Persian victory. Final proclamation. The process was completed January 1871. अब कई बच्चे ना 1871 ईयर को लिखते वक्त गड़बड़ कर देते हैं, 1971 कर जाते हैं. ये बहुत बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो बहुत ध्यान से जब भी ईयर लिखें तो ध्यान से लिखें. When the Persian king William I was proclaimed German emperor at the palace of Versailles. पूरा लिखना है अपने ईयर को, खास तौर पर ध्यान रखना है क्या लिखना है. ठीक है. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग. तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस, जब जितना पॉसिबल हो सका इसमें करवाना. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.